आज हम तर्क वाक्यों में व्याप्ति पर आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्याप्ति क्या है और ये किस प्रकार से किसी वर्ग के सदस्यों को निर्देश करने पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी पद कितने लोगों को निर्देश करता है, कितने सदस्यों को निर्देश करता है, उसी पर ये व्याप्ति का मामला टिका हुआ है। आज हम अब देखेंगे कि जैसे 4 प्रकार के जो तर्कवाक्य हैं, उन 4 प्रकार के तर्कवाक्यों में यह उद्देश्य और विधेय पद में व्याप्ति किस प्रकार से होती है, उसको हम देखते हैं। स्पष्ट है कि 4 प्रकार के तर्कवाक्य जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अरस्तु के अनुसार निरपेक्ष तर्कवाक्य या निरुपाधिक तर्कवाक्य 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकार के तर्कवाक्यों में उद्देश्य और विधेय की व्याप्ति की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी पद में कौन सा पद व्याप्त है, कौन सा पद अव्याप्त है, ये सभी तर्कवाक्यों में अलग अलग हैं। तो स्पष्ट है कि हम देखेंगे कि अब कौन से तर्कवाक्य में कौन सा पद व्याप्त है और कौन सा पद अव्याप्त है। सबसे पहला जो तर्कवाक्य बताया जाता है वो होता है सर्वव्यापी विधेयात्मक तर्कवाक्य, जिसको संकेतक रूप से प्रतीक ए दिया गया है। यानी कि ए प्रकार के तर्कवाक्य जो सर्वव्यापी परिमाण के होते हैं और उनका जो गुण होता है वो विधेयात्मक होता है। ऐसे तर्कवाक्यों में व्याप्ति की स्थिति क्या होती है? तो इस प्रकार के तर्कवाक्य में उद्देश्य पद जो होता है वो व्याप्त होता है और विधेय पद जो होता है वो उसका अव्याप्त होता है। देखें ये किस प्रकार होता है। अब इसका जैसे हम एक उदाहरण लेके देखें, सभी फूल लाल हैं। ठीक है, तो इन सभी फूल लाल है में आप देखिए 2 पद हैं इसमें, एक तो फूल है और एक लाल है। तो यह तर्कवाक्य स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि सभी फूलों के बारे में बात हो रही है। यानी कि अब वो फूल किसी पेड़ पे हो, किसी पौधे पे हो, कोई भी हो, सभी प्रकार के फूलों की बात यहाँ पे हो रही है। इसमें फूल वर्ग के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं रखा गया है। यानी कि उद्देश्य पद फूल वर्ग के सभी सदस्यों की बात कर रहा है। इसलिए ये तर्कवाक्य सर्वव्यापी कहलाता है। और जब कोई पद, चाहे वो उद्देश्य पद हो या विधेय पद हो, जब अपने वर्ग के सभी सदस्यों की बात करता है या सभी सदस्यों का निर्देश करता है, तो यह स्पष्ट है कि वह पद व्याप्त कहलाता है। तो चूँकि सर्वव्यापी तर्कवाक्य है होने के कारण ये सभी से शुरू हो रहा है, यानी कि सभी फूलों के बारे में संकेत कर रहा है। तो स्पष्ट है कि इस तर्कवाक्य में फूलों के बारे में जो उद्देश्य पद संकेत कर रहा है वह पद व्याप्त है। यानी कि अगर हम पूछें किसी से कि इसमें कौन सा पद व्याप्त है, तो वो बताएगा कि इसमें उद्देश्य पद जो है वो व्याप्त है। अब बात करें लाल की। क्या लाल जो विधेय पद है, ऐसे तर्कवाक्यों में क्या विधेय पद व्याप्त होता है? तो अगर हम इसको परिवर्तित करके देखें इस तर्कवाक्य को, सभी फूल लाल है की जगह लिखें सभी लाल फूल है, क्या ऐसा होता है? नहीं। सभी फूल अवश्य लाल हैं, लेकिन सारे के सारे जो लाल वस्तुएं हैं वो क्या फूल है? नहीं। वो लाल कपड़ा भी हो सकता है, वो लाल मकान भी हो सकता है, वो लाल रंग का कोई पशु भी हो सकता है। तो स्पष्ट है कि इस तर्कवाक्य में लाल जो है वो सारे के सारे लाल सदस्यों की ओर संकेत नहीं कर रहा है, केवल फूलों के वर्ग की बात हो रही है। तो स्पष्ट है कि इस तर्कवाक्य में विधेय पद जो है वो अव्याप्त है। अब हम देखें दूसरा तर्कवाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, जिसे ई प्रतीक दिया गया है। यानी कि शॉर्ट में अगर हम कहें ई वाक्य, तो इसका मतलब ये होता है कि वह तर्कवाक्य है सर्वव्यापी निषेधात्मक। यानी कि इसका परिमाण जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, इसका गुण जो होता है वो निषेधात्मक होता है।
अब खास बात ये होती है कि इस प्रकार के जो भी तर्क वाक्य होते हैं उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों पद व्याप्त होते हैं। किस तरह, अब इसको उदाहरण से देखें। उदाहरण है, कोई खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है। तो अब हम कौन से खिलाड़ी की बात हो रही है? कोई भी खिलाड़ी हो, इस संसार का कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, वो शाकाहारी नहीं है। अब स्पष्ट है कि तकरीबन सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो वह खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है, स्पष्ट है। तो सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है तो स्पष्ट है कि उद्देश्य पद जो है वो व्याप्त है। फिर है शाकाहारी। तो कोई खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है तो इसका मतलब कोई शाकाहारी भी खिलाड़ी नहीं है, ये भी क्लियर होगा। तो इस तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों पद व्याप्त होते हैं। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।